आज के इस पावन पर्व पर 5 सितंबर के शुभ अवसर पर जीनियस परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को कोटि कोटि धन्यवाद। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी का अध्ययन अध्यापन पूरे परिवार का, जीनियस परिवार का बहुत अच्छे ढंग से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर क्यों मनाया जाता है सारे लोग जानते हैं। और उसी के उपलक्ष्य में आज हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अध्ययन अध्यापन पूरे परिवार के साथ से बेहतर कर रहे होंगे और बेहतर करेंगे। मैं राजा राम पांडे आज आप सभी के बीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास लेकर के, जो कि बहुत ही सुंदर क्लास होगा आप सभी लोगों के लिए, मैं लेकर आ रहा हूं और आप लोग सभी लोग प्रयास करके बड़े ही अच्छे ढंग से इसको सीखेंगे। देखिए तो आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने देखा होगा और पढ़ा भी होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंस क्या होता है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी ग्रामर, यानी कि हम अगर देख लें तो इंग्लिश भाषा का जो व्याकरण है उसमें इसकी आत्मा का काम करता है। हम कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और आइए हम चर्चा करते हैं और देखते हैं एक नए ट्रिक के साथ और धुआंधार ढंग से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप लोगों ने देखा बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी जो मतलब होता है वो शब्द भेद होता है। और आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुख्य रूप से जो शब्दभेद जाने जाते हैं वो 8 शब्दभेद जाने जाते हैं और 9वें के भी बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो आता है वो यन। मैंने यहाँ पर लिख रखा है एन। यन इज स्टैंड फॉर नाउन एंड पी इज स्टैंड फॉर प्रोनाउन, ए इज स्टैंड फॉर एडजेक्टिव, वी इज स्टैंड फॉर वर्ब, एडी इज स्टैंड फॉर एडवर्ब, PR is stand for preposition, CON is stand for conjunction and IN is stand for interjection। और ये जो यहाँ पर ऊपर आपने देखा होगा, ये जो एरो दिखा करके बना है, इसको 9वें पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में हम आर्टिकल के रूप में जानते हैं। आर्टिकल यह भी इसी का हिस्सा है। आज से आप लोगों को यह भी जान लेना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही जो अंतिम हिस्सा माना जाता है, अंतिम भाग माना जाता है, उसको हम आर्टिकल के नाम से जानते हैं। तो चलिए बेटा फिर से हम देखते हैं एन को। एन व्हाट्स एन? अगर कोई पूछे कि एन का यहाँ सेंस क्या है तो हमने इसको आप लोगों को बताया, इट इज स्टैंड फॉर नाउन। और नाउन होता क्या है आप सभी लोगों ने सीखा होगा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए और सरल तरीके से इसको सीखना चाहते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। एन, द नेम ऑफ एवरीथिंग इज एन। द नेम ऑफ एवरीथिंग इज एन। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि नेम इज नाउन, नेम इज एन। और यहां एन का सेंस क्या है? नेम इज एन। और नेम यानी कि नाम ही संज्ञा होता है। नाम किसी भी चीज का नाम है इस दुनिया में, हर एक चीज का अगर किसी का कोई नाम मिल रहा है तो वो क्या है? संज्ञा ही है। यानी हम कह सकते हैं नेम इज एन, नाम ही संज्ञा है, किसी भी चीज का नाम। द नेम ऑफ एवरीथिंग इज नाउन। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, नेम इज एन और ये पी जो है वो क्या है? इस यन के फ्रीक्वेंसी को रोकता है। ये पी क्या है? पी इज स्टैंड फॉर प्रोनाउन एंड इट चेक्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। व्हाई वी यूज पी? इट मीन्स प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन बिकॉज इट चेक्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन की आवृत्ति ना हो नाउन के स्थान पर, इसीलिए हम प्रोनाउन का अर्थात संज्ञा की आवृत्ति से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जरूरत क्यों पड़ती है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाए? जरूरत इसलिए पड़ती है बेटा कि संज्ञा की आवृत्ति से भाषा भद्दी होती है और भाषा के भद्देपन से बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं राम इज ए गुड बॉय। अगर मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय और फिर मैं इसी राम के बारे में फिर राम कहता हूं, राम रीड्स इन क्लास 8। अगर मैं इस तरीके से लिख देता हूं तो ये क्या हो रहा है? राम की आवृत्ति फिर हो गई।
है, यानी इस राम को जो मैंने लिखा था नाउन के रूप में, इस राम की फिर से आवृत्ति हो रही है। इस आवृत्ति से बचने के लिए हमको इसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि P इज स्टैंड फॉर चेकिंग द रिपीटेशन ऑफ नाउन, यानी यन की आवृत्ति को रोकता है। यन का प्रयोग दोबारा ना हो या यन की आवृत्ति से यानी नाउन की आवृत्ति ना हो, इससे बचने के लिए हम यन के स्थान पर पी का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है ए की। तीसरा जो हमारा पॉइंट है ए इज स्टैंड फॉर हियर। हियर ए इज स्टैंड फॉर, यानी यहां जो ये है किसके लिए बना है, ये एडजेक्टिव के लिए बना है। ए यहां एडजेक्टिव के रूप में है। और एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव यानी ए qualifies noun and pronoun. What is the work of A? A is stand for adjective, और ये करता क्या है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अर्थात अगर यन और पी के बारे में किसी को कुछ कहने का अधिकार है तो वो सिर्फ ए को है बेटा, और किसी को नहीं है। अगर इन दोनों के बारे में किसी को कुछ कहना है तो सिर्फ ए कह सकता है, बाकी कोई नहीं कह सकता। यानी पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पूरे शब्द भेद में इस नाउन और अर्थात नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर किसी को कुछ कहने का अधिकार है तो सिर्फ विशेषण को। इसीलिए चूंकि ये क्वालिफाई करता है यन और पी को, इसीलिए इसका नाम दूसरा हो जाता है क्वालिफायर। इसको हम क्वालिफायर भी कह सकते हैं, क्वालिफायर कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, क्वालिफायर, because it qualifies noun and pronoun, that's why it is also called as a qualifier। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। What's n? The name of everything is n, and P checks the repetition of n, and what is the work of a qualifies noun and pronoun, that's why it is also called as a qualifier। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम ये चलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है वी। हम कह सकते हैं विदाउट वी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सेंटेंस। अर्थात इस वी के बिना, अर्थात वर्ब के बिना, इस वर्ब के बिना कभी भी कोई वाक्य नहीं बन सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो वी होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंटेंस, बिकॉज विदाउट द वर्ब देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द सेंटेंस। बिना वी के अर्थात बिना वर्ब के किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है। हम कह सकते हैं कि इसका बहुत ही अहम रोल पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ ऐसा एक शब्द भेद है जिसके बिना कभी कोई वाक्य नहीं बन सकता है। हम कह सकते हैं बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सेंटेंस। अर्थात इसके बिना कभी कोई वाक्य नहीं बन सकता है। आगे हम अब पांचवें पॉइंट पर हम चलते हैं। आपका यन हो गया, पी हो गया, ए हो गया और वी हो गया। अब हम चलते हैं एडी पर। एडी इज स्टैंड फॉर एडवर्ब। एडी इज स्टैंड फॉर एडवर्ब। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, एडी इज स्टैंड फॉर एडवर्ब एंड इट मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट टू एन, पी एंड आई एन। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि एडवर्ब यानी कि जिसको हम कहते हैं मॉडिफायर, यह सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को छोड़ करके किसको छोड़ देता है, यन को छोड़ देता है, पी को छोड़ देता है और आई एन को छोड़ देता है। बाकी सभी को मॉडिफाई करता है। और मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, सुधार करना। इस एडवर्ब का काम होता है कि संज्ञा, सर्वनाम और इंटरजेक्शन यानी कि विस्मय सूचक शब्दों को छोड़ करके शेष सभी शब्द भेदों की गुणवत्ता में वृद्धि करने का काम इसका होता है। जैसे मैंने कह दिया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कह दिया राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय मैंने लिख दिया। और अब देख रहे हैं ये गुड जो आपका एडजेक्टिव है इसको भी मॉडिफाई करने का काम अगर कोई करेगा तो वो एडवर्ब करेगा। राम इज वेरी गुड बॉय, अगर मैंने यहां लिख दिया वेरी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, यानी मॉडिफायर हो गया। ये मॉडिफाई करने का काम करता है। हम कह सकते हैं एडवर्ब, ध्यान से सुनिएगा, ये एडवर्ब आप ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मॉडिफाई करता है। It modify all parts of speech except to noun, pronoun and interjection। अब ध्यान से फिर सुनिएगा आप लोग,
कि यन को क्यों नहीं करता है, पी को क्यों नहीं करता है? क्योंकि यन और पी आपका पहले से ही क्वालिफाई किया जा चुका है, किसके द्वारा? एडजेक्टिव के द्वारा। इसलिए यहाँ एडवर्ब यन और पी को छोड़ देता है। अब हम यह भी कह सकते हैं इंटरजेक्शन को क्यों नहीं मॉडिफाई करता, क्योंकि ये दिल से निकली हुई चीज है और दिल से निकली हुई जो चीज होती है उसमें कोई सुधार या उसमें सुधार की वृद्धि नहीं की जा सकती है, इसलिए इसको मॉडिफाई नहीं करता है। अर्थात एडवर्ब समस्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, सिर्फ छोड़ करके किसको? यन को छोड़ करके पी को, यानी संज्ञा, सर्वनाम और विस्मय सूचक शब्दों को छोड़ करके शेष सभी की गुणवत्ता में वृद्धि करने का काम किसका होता है? एडवर्ब का होता है। इसी चूंकि यह मॉडिफाई करता है बेटा, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई का मतलब गुणवत्ता में वृद्धि करना, इसीलिए इसका नाम होता है मॉडिफायर, इसीलिए इसको मॉडिफायर। आपका ये जो था एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर था, आपका एडवर्ब जो है इसका नाम हम कह सकते हैं मॉडिफायर, क्योंकि ये मॉडिफाई करता है। किसको मॉडिफाई करता है? एडवर्ब मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट टू एन, पी एंड आई एन। इट मींस नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि जो भी पागल पांडे बोल रहा होगा आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। अगला क्रम जो है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों का प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है बेटा? प्रीपोजिशन। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया है सब कुछ। एन भी कर दिया, पी भी कर दिया, ए भी कर दिया, वी हो गया, एडी हो गया। आपका एन क्या था? द नेम ऑफ एवरीथिंग इज एन। पी चेक्स द रिपीटेशन ऑफ एन। ए क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। विदाउट मी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सेंटेंस। AD modifies all parts of speech except to N, P and IN। अब आपका बचता है बेटा PRE। PRE बोले तो प्रीपोजिशन। PRE stand for preposition। What is the work of preposition? If anyone asks to you what is the work of preposition, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसका कार्य क्या है, यानी शब्द भेद का काम क्या है, आपको मैं एक अच्छे ढंग से बताना चाहूंगा। आप लोग सुनिए ध्यान से। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द भेद है जो अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन तथा अपने बाद में आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताने का काम करता है। मैं एक यहाँ जैसे सपोज दैट, माना कि यह एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कहीं पर PRE अर्थात प्रीपोजिशन का प्रयोग कहीं भी किया गया है, मान लीजिए कि कहीं पर किया गया है, तो ये सेवर है कि उसके पहले कहीं न कहीं पहले यन आया होगा या पी आया होगा। दिमाग में रखिए फिर से एक बार, यदि किसी वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है तो उस प्रीपोजिशन से पहले वाक्य में कहीं न कहीं से यन और पी आया होगा, और उस यन और पी, ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रीपोजिशन है इससे पहले कहीं न कहीं यन और पी आया होगा, अर्थात नाउन या प्रोनाउन आया होगा, और इस प्रीपोजिशन के बाद भी कहीं न कहीं यन और पी आया होगा, और इसका काम क्या होगा? अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन और अपने से बाद आए हुए नाउन प्रोनाउन के बीच में संबंध जोड़ने का। क्योंकि ये संबंध जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है रिलेटर। क्या नाम है? रिलेटर। इसका दूसरा नाम रिलेटर कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? रिलेट करता है अपने से। अर्थात हम फिर से एक बार आप लोगों से बताना चाहेंगे कि इसका काम क्या है। ये रिलेट करता है अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन अपने से बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बनाने का अगर काम कोई करता है तो ये कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मैंने कह दिया राम लिव्स एट रानीपुर दुर्वासा, रानीपुर मान लीजिए ऐसा कह दिया गया। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, ये नाउन है, ये वर्ब है और ये आपका प्रीपोजिशन है। इस प्रीपोजिशन से पहले एक शब्द आया है यहाँ पर जो राम के नाम से है, ये आपका नाउन है, और इसके बाद भी एक नाउन है। इसके और इसके बीच में संबंध बताने का अगर कोई काम कर रहा है तो ये आपका ऐड कर रहा है, जो कि प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द भेद होता है जो अपने से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के बीच में, जो बाद में आया होता नाउन या प्रोनाउन, उसी के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। अब मैं चलता हूं, अगला जो आपका क्रम आता है कंजंक्शन का। कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, कंजंक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होता है बेटा, यह एक ऐसा शब्द भेद होता है जिसका काम होता है कनेक्ट करना।
ये क्या करता है बेटा, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कनेक्ट करने का काम करता है। और किसे कनेक्ट करता है, अपने से पहले, ध्यान से सुनिए, तुरंत पहले और अपने के तुरंत बाद आए हुए शब्दों को या वाक्यों को या तो उपवाक्यों को, इसका काम ही होता है कनेक्ट करना। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी लोगों के घर में जैसे देखते होंगे, आप लोगों के घर में मोटर लगा होगा और मोटर से कहीं न कहीं आप लोग बागवानी का कुछ काम करते होंगे। सपोज दैट कि मोटर जहां लगा है, टिल्लू पंप आपका लगा है और उस टिल्लू पंप से पाइप लगा करके लेकर जाते हैं बागवानी तक, लेकिन आपकी पाइप छोटी पड़ जाती है। उस छोटी सी पाइप को पूरा करने के लिए, उस बागवानी तक पहुंचाने के लिए आप उसमें दूसरी पाइप जोड़ते हैं, और जो दोनों पाइप को जोड़ने का काम करता है पाइप्स को, वो क्या होता है, कनेक्टर होता है। तो यही काम आपका कनेक्टर यानी इस कंजंक्शन का होता है। ये कंजंक्शन आपको कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको कनेक्टर की संज्ञा दे सकते हैं। क्योंकि यह कंजंक्शन जो होता है ये क्या, ज्वाइन करने का काम करता है, इसीलिए हम ज्वाइंटर भी इसको कह सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कंजंक्शन तक क्लियर हो गया कि इसका काम क्या होता है। अभी तक आप लोगों का यहाँ तक कंजंक्शन तक हो गया था। कंजंक्शन क्या करता है, कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, कनेक्टिविटी करता है। किसके, जैसे किसी से भी आप कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो ये कनेक्ट करने का काम करता है। लेकिन किससे कनेक्टिविटी आपका करता है, यानी कि वो या तो क्या होगा, या किस, ध्यान से सुनिएगा, ये जो कनेक्टिविटी बनाता है ये अपने से तुरंत पहले आए हुए शब्द समूह या किसी वाक्य से कनेक्टिविटी बनाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कनेक्टर जो है इसको हम कनेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि अपने से पहले, तुरंत पहले और तुरंत बाद आए हुए शब्द अथवा शब्द समूह अर्थात वाक्य और उपवाक्य से ये कनेक्टिविटी बनाता है, इसीलिए इसको हम कनेक्टर कहते हैं। अब आप लोगों का ये इंटरजेक्शन आ रहा है, लास्ट में IN इज स्टैंड फॉर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है आप लोगों को पता है, ऐसे शब्द जिनसे विस्मय प्रकट होता है, ऐसे शब्द जिनसे विस्मय प्रकट होता है। माना कि आप लोग कहीं जा रहे हो और आप लोगों को एक अच्छा खासा मकान दिखाई पड़ता है, आप लोग क्या कहते हैं, वाह, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यही चीज यहां है। अच्छा, उसको भी छोड़ दिए। सपोज दैट मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा हूं और क्लास में रिलीज करता हूं, आप यहां से निकलते हैं और आपके सामने कोई एक काला काला आ जाता है। क्या आ जाता है, अब आप समझ जाइए क्या आ जाता है। आप, मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे क्या आ जाता है। और उसको देख करके आपके दिमाग में क्या, कुछ न कुछ आपके दिमाग में तुरंत आएगा, क्या होगा, भयभीत हो जाएंगे और एक करेंगे कि नहीं करेंगे। यही चीज आपका ये क्रिएट करता है और ये ऑल ऑफ सडन आता है बेटा, ये ऑल ऑफ सडन आता है। अच्छा, उसको भी छोड़ दिए। चलिए, आजकल नहीं, प्राय मंदिरों पर जाया जाता है और मंदिर पर भगवान को हम प्रसाद इधर से चढ़ा रहे हैं और पीछे से आपका बटुआ क्या हो जाता है बेटा, गायब हो जाता है। जब आपका हाथ वहां से आकर के और आपके बकेट पर जाता है, यानी कि क्या, जब आप देखते हैं बटुए को देखते हैं तो बटुआ आपका गायब रहता है और आप क्या करते हैं। तो ये जो सारी चीजें निकल करके आ रही हैं वो क्या है, आपके इंटरजेक्शंस वर्ड्स होते हैं। अब इसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जो खुशी को देने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात खुशी का इजहार करने के लिए। जैसे सपोज दैट आपका कोई चहेता खिलाड़ी है बेटा, कौन सा है जानते ही होंगे, विराट कोहली हो गया या और भी कोई तमाम खिलाड़ी हैं। अब आप अगर वो अच्छा सा ड्राइव करते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं, वो। तो ये सारे शब्द जो निकल करके आते हैं, किसी का महिमा मंडन अर्थात किसी की प्रशंसा करनी हुई, तो आप लोग क्या करते हैं, तो इन शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वो इंटरजेक्शंस वर्ड के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूरा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का चैप्टर है, ये अंग्रेजी व्याकरण का अगर देखा जाए तो अंग्रेजी व्याकरण की आत्मा है। इसी में सब कुछ आपका समाहित है। इससे बेहतर कोई भी परीक्षा आपकी होगी बेटा, आपका टेट फेट कोई भी हो गया, सुपर टेट हो गया, इसके बिना कभी भी कोई परीक्षा पास आउट नहीं कर सकता है। यहां तक कि आपका बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही अहम रोल होता है। और मैं पागल पांडे आप सभी लोगों के बीच में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े ही अच्छे ढंग से, धुआंधार ढंग से समझाने का प्रयास किया हूं। और ये जो लास्ट आपका है जो इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखिए आप लोगों को थोड़ा सा हटा करके बताया हूं, क्योंकि मुख्य रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 बताए जाते हैं और 9
नौवां जो है वो आपका आर्टिकल है, वो भी इसी का हिस्सा है, इसी का बच्चा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगले पीरियड में, यानी कि अगला जो मेरा सेशन होगा वो आर्टिकल का ही होगा। प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप लोग बड़े प्रेम से इस मेरे चैनल को कॉन्सेप्ट क्रांति के नाम से जो है इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। जय हिंद, जय भारत।